आज देखिए हम ग्रेडियंट हमने देख लिया था लास्ट टर्न पे, और हमने कुछ बातें ये जो जानी थी वो ये थी कि जो भी फंक्शन होना चाहिए वो स्केलर होना चाहिए। स्केलर फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, उनका ही ग्रेडियंट निकलता है। और ग्रेडियंट के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीका है डेल फाई, ठीक है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं लगा है तो डॉट मान लें या क्रॉस मान लें। मैंने बताया था डॉट क्रॉस कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये सिंपल ऑपरेटर हुआ है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होता है वैसे ही आप डेल ऑफ वाई कहेंगे। अब इसके बीच में आप देखिए नम इंटू लगाया जाता है, मतलब इंटू ही माना जाता, इंटू भी नहीं माना जाएगा बल्कि, समझ रहे हैं आपको। ये तो ऑपरेटर और ऑपरेंड का इनका एक अलग रिश्ता होता है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लाई तो दो चीज़ों की होती है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर अकेला कोई वैल्यू नहीं रखता, जबकि मल्टीप्लाई जैसे 3 into 5 की कर रहे हैं तो ये एक अलग एग्जिस्टेंस है, इसकी अलग एग्जिस्टेंस है। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका वेक्टर है और ये स्केलर है, तो आंसर इसका जो आएगा वो ऑलवेज वेक्टर आएगा। उसके बाद क्वेश्चंस करने के बाद एक और बात पता लगी थी कि आप जैसे शुरुआत में जब डेल फाई लेंगे, यानी कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड करके और फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फंक्शन आपका एक्स वाई जेड में है, तो आपका आंसर जो इससे आएगा निकल के वो समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई वेक्टर प्लस ऐसी जे वेक्टर समथिंग प्लस समथिंग के वेक्टर, इसमें आंसर आएगा, ठीक है ना। अब दो बातें हो सकती हैं, आपको और एडिशनल काम करने के लिए दे दिया जाए कि हमें ग्रेडियंट चाहिए एट द पॉइंट 1 1 2 ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें डेल फाई जो आएगा निकल के उसमें डेल फाई एट द पॉइंट, जितना भी पॉइंट दिया रहेगा वो सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड की रख देंगे, तो आंसर हमारा आई जे के जैसे 3i प्लस 5j प्लस 2k ऐसे करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद और भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो डेल फाई का मापांक, क्योंकि ये वेक्टर है ना तो इसका मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, यानी कि डेल फाई का अगर मापांक निकालने को बोल दिया जाए, मापांक एट द पॉइंट इतना इतना, तो फिर ये जो वेक्टर है इसके अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स ले लेंगे तो ये चीज़ें आपकी निकल आएंगी। तो लास्ट वीडियो का सार यही है, कंसेप्ट ये है हमारा कि ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या कर सकते हैं और ज़्यादा, तो वो चीज़ ये रही है करके, ठीक है ना। ये सब हमने देख लिया था। अब आज आपका मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज की क्लास जो है वो पिछले बार से करीब 30-40% ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। हालांकि आप ढंग से देखते रहिए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगी, हो समझने के रास्ते में रुकावट हो सकती है, लेकिन पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा ठंडे दिमाग से और दिमाग खोल के बैठिए। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है, और पढ़नी इसलिए वैसे छोड़ भी दी जाती, लेकिन इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते, ग्रेडियंट के प्रगुण, इन्हीं को पढ़ते पढ़ते अंदर बीच में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दिशात्मक अवकलज, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इस तरह के कि क्या बोलते हैं, दिशात्मक अवकलज इस वेक्टर का या ये ग्रेडियंट का इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव या इस तरह की चीज़ निकालो। ग्रेडियंट के प्रगुण एक दिन डाल दीजिए। पहला लिखिए, किसी अचर का ग्रेडियंट शून्य होता है, नंबर 1 प्रॉपर्टी। नीचे लिख दीजिए, यदि फाई इज इक्वल टू सी, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है फाई और वो इज इक्वल टू सी, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो अगर हम उसका डेल फाई लें तो डेल फाई लें, यही तो ग्रेडियंट होता है। आप चाहें और भी इलेबोरेट करके लिख दीजिए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू, यानी कि डेल फाई इज इक्वल टू, यानी कि डेल फाई की वैल्यू सी डाल दीजिए और इज इक्वल टू 0। डेल है क्या, डेल आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ही तो है। जब आप उसको रख करके सी अंदर ले जाएंगे तो सी का डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एक्स करो, कांस्टेंट है ना, चाहे डेल बाई डेल एक्स करो, चाहे डेल बाई डेल वाई करो, चाहे डेल बाई डेल जेड करो, सब 0 आएंगे। तो इंडिविजुअल तीनों टर्म 0 आएंगे, तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट होती है। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि डेल फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और फंक्शन जो है मान लिया सपोज करिए आपका इस तरह से है कि ये जो प्लेन है मान लिया फंक्शन इस तरह से है, ये इस तरह कोई कर्व है फाई इक्वल टू सी, मान लिया ये फाई इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी इस बात को बताएगी कि जो ये डेल फाई है यानी कि वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, समझिए बात को। और ये वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपको कांस्टेंट फंक्शन के लिए चाहिए। अगर आपका फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो नंबर 2 लिखिए, यदि फाई इक्वल टू सी कोई अदिश बिंदु फलन है तो डेल फाई की दिशा या ग्रेडियंट की दिशा फाई इज इक्वल टू सी के लंबवत होती है।
मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूँ, आप अपने दिमाग में कैसे इसे बैठाएंगे देखिए ज़रा। मान लीजिए सपोज करिए ये फाई इक्वल टू सी कोई फंक्शन है, ठीक है, और डेल फाई जो है वो आप ये मान के चलो कि डेल फाई की दिशा जो है इस जो फंक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कहीं भी हो सकती है, वो एक्चुअल में नहीं जा रहा उसमें, लेकिन अगर ये मान के चलो कि फाई इक्वल टू सी ये फंक्शन है तो इसकी दिशा जो है वो इस फाई इक्वल टू सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। डेल फाई जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया फाई इज इक्वल टू सी ये फंक्शन है, कोई कर्व है, कोई सिंपल सा कर्व ले लीजिए, जैसे ये फाई इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कोई पॉइंट पी ले लीजिए, ये आपका ओरिजिन हो गया, इसका आपने पोजीशन वेक्टर सपोज आर वेक्टर ले लिया। इसके बाद जब आप इस पर थोड़ा सा चले आगे की तरफ, क्यू एक पॉइंट मिला, इसका पोजीशन वेक्टर आपने आर प्लस डेल आर ले लिया, ठीक है। तो आप ट्रायंगल लॉ अगर लगा दें तो ये वाली जो वेक्टर होगा ये आपका कितना होगा, डेल आर वेक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये मैंने वहाँ भी बताया था जब मैंने आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था। तो कहने का मतलब है मैंने कर्व पे एक वेक्टर तैयार कर लिया है जो कर्व के अलोंग है। अब क्या करता हूँ मैं, डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट डेल आर के साथ लेता हूँ। आप बात समझ रहे हैं, डेल आर वेक्टर भी वेक्टर है, डेल फाई ग्रेडियंट भी वेक्टर है, तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। और आप छोटी क्लास से ये आप ध्यान रखिए कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू, वैसे क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, तो यहाँ पे अगर थीटा 90 कर दें तो a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाता था, ए बी कॉस 90 यानी कि 0 हो जाता था। तो ये प्रॉपर्टी किस में काम आती थी, अगर वो कहते थे क्वेश्चन की सिद्ध करो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करते थे, सीधे डॉट प्रोडक्ट निकाल देते थे और कहते थे कि हाँ भाई देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसलिए दोनों वेक्टर 90 डिग्री हैं। तो यही चीज़ हम अगर यहाँ पे लगा दें आकर के कि अगर हम इसको किसी तरह से 0 साबित कर दें, इज इक्वल टू 0 साबित कर दें, तो फिर ये डेल फाई और डेल आर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। डेल आर तो आपका कर्व के अलोंग है, फाई इक्वल टू सी कर्व के अलोंग है, और डेल फाई आपका ग्रेडियंट है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो यानी कि जो डेल फाई है वो फाई इक्वल टू सी के लंबवत हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेल फाई को आप आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और फाई भी ऑपरेट अगर करा दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल फाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसके बाद डॉट डेल आर को मैं लिख सकता हूँ आई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल जेड। आर एक्चुअली एक्स वाई जेड है ना, एक आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डेल आर क्या हो जाएगा, तो आई डेल एक्स प्लस आई डेल वाई प्लस के जे डेल वाई प्लस के डेल जेड। अब देखिए आप डॉट प्रोडक्ट है बीच में, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का तो डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस जे का तो डेल फाई बाई डेल वाई और डेल वाई प्लस जेड के का डेल फाई बाई डेल जेड। ये क्या आएगा, काटना नहीं है, ध्यान दीजिए। तो देखिए डेल एक्स अगर हम कैंसिल मान लें, डेल वाई डेल जेड तो डेल फाई प्लस डेल फाई यानी कि डेल फाई आ जाएगा। और फाई है क्या, फाई इक्वल टू सी है, यानी कि डेल ऑफ सी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो अगर ग्रेडियंट का फंक्शन पे कोई एक लाइन है, वेक्टर है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई जो है वो इस डेल आर, जो डेल आर है किस पे, वो फाई इक्वल टू सी पे ही तो है, इसका मतलब डेल फाई की दिशा फाई इक्वल टू सी के लंबवत होती है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में कहीं दिखा दें, हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये चीज़ ना पूछी जाए, क्योंकि आसान थी, मैनेजेबल थी आपके लेवल पे, इसलिए बता दी गई है। अगर यही कॉम्प्लिकेटेड होता, कुछ और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती, डेल फिर से रिपीट, डेल का मतलब देखो, डेल ऑपरेटर मैंने बताया था आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, वेक्टर ऑपरेटर होता है, आई जे के जो हैं आपके वेक्टर्स हैं। फिर से बता देता हूँ, डेल फाई, तो फाई जब लगाओगे तो फाई सबके साथ आ गया, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। डेल आर मतलब आर आपका होता है क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, तो डेल आर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई डेल एक्स या डेल एक्स आई कुछ भी कर लो, आई डेल एक्स प्लस वाई जे डेल वाई प्लस के डेल जेड, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैंने डेल आर की वहाँ पे रख दी, उसकी जगह पे डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई का जे का के का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखा कि ये सेम है तो ये सब कट के कटेंगे नहीं, वास्तव में वो ऑपरेटर हैं। और डेल फाई अब ये मत सोचिएगा 3 डेल फाई हो जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह में ये सब बता चुके हैं कि ये 3 डेल फाई नहीं होगा, केवल डेल फाई होगा, और फाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो सी डाल दिया, तो सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए डेल आर है कहाँ, डेल आर कर्व पे ही हमने वेक्टर लिया था, तो इसका मतलब इस कर्व के परपेंडिकुलर होता है डेल फाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी जब निपट गई है तो तीसरी पे आइए, ये दिमाग में बैठा नहीं है बस आपके, तो सारी कोशिश मेरी इसी बात पे है कि ये किसी तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। एक बात तो ये पता लग गई, डेल फाई की दिशा फाई इक्वल टू सी के लंबवत होती है। अब डेल फाई का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, जैसे अभी तो डेल फाई आपका ये जो आया है ये आई जे के में आया है, ठीक है ना, आई जे के में आता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि डेल फाई का मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स ले लें, तो ये क्या शो करता है, ये फाई के वेरिएशन के रेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, और किसके, इस कर्व के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप लिख लीजिए पहले थोड़ा, तब मैं और ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाऊंगा। डेल फाई का मापांक अर्थात ये इस तरह मॉड ऑफ डेल फाई क्षेत्र फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी की लंबवत दिशा में। अब लंबवत दिशा में आप रिप्रेजेंट जानते हैं कि डेल फाई की ओरिजिनल डायरेक्शन, ये डायग्राम केवल सिंबॉलिकली है, आप ये ध्यान रखें इसको आपके दिमाग में फिट करने के लिए। क्षेत्र फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी की लंबवत दिशा में फाई के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है तथा उस दिशा में फाई के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। ये हम समझाना चाह रहे थे कि जो डेल्टा फाई है उसकी दिशा फाई इक्वल टू सी जो भी है उसके लंबवत होती है। ये तो डेल्टा फाई की दिशा हो गई, मतलब ये डायरेक्शन लंबवत होती है। और ये इसका अगर हम वो ले लें डेल फाई का अगर हम मापांक ले लें तो ये फाई के बदलने की दर, डेल का मतलब क्या होता है, अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन ध्यान दें डिफरेंशिएशन की, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से ही तो मिलके बनता है। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या मतलब है, एक्स के बदलने पर वाई कैसे बदल रहा है, तो उस केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो कैसे बदल रहा है, मतलब एक्स के बदलने पे वाई कैसे बदल रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को शो करता है। तो वैसे ही डेल फाई का मापांक जो है वो फाई के बदलने की दिशा को शो करेगा, और चूंकि डेल फाई ले लिया है आपने इसलिए लंबवत दिशा में शो करेगा, ठीक है ना। डेल फाई इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाई किसके हिसाब से बदल रहा है ये बताएगा। और चूंकि क्या बोलते हैं, और ये डायरेक्शन इस टाइम जो रेट होगा वो मैक्सिमम रेट होगा इस टाइम पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये फैक्ट एक है, फाई के बदलने की दर अधिकतम होती है 90 डिग्री पे लंबवत दिशा में। अब चौथी प्रॉपर्टी पे आइए। चौथी प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर आपको जैसे डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड मिल गया, ये तो मैक्सिमम है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, फाई के बदलने की दर मैक्सिमम है। अगर मैं कहता हूं कि किसी और डायरेक्शन में फाई के बदलने की दर निकालिए, मान लिया सपोज करो हम 90 डिग्री पे नहीं निकालना चाहते हैं, हम किसी और डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जाकर के उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पहले चाहिए होगा एन कैप, और फिर आप डेल्टा फाई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लीजिए, एन कैप के डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। याद है आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकलता है, कुछ ध्यान है, हमने 2-3 दिन पहले इस पे काम किया था, एक क्वेश्चन था जब मैंने समझाया था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट ए कॉस थीटा इक्वल टू, और वो डिवाइड में आ जाएगा। तो सेम वही है, डेल फाई का कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप, तो फाई के बदलने की दर किसी और दिशा में कितनी होती है वो ही आ जाएगी, और इसी क्वांटिटी को आप कहते हैं दिशात्मक अवकलज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए, फाई अपने एरिया में बदलेगा तो नहीं बदलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, फाई इज इक्वल टू सी है ना, वो अपने लेवल पे तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप उसको इधर उधर ले जाते हैं तो वो फिर बदलने लगता है। अच्छा, आपको ये डायग्राम मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स में अगर लेके चलूँ तो आप देखिए, एक वो कंसेप्ट नहीं होता था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, सबसे नीचे पानी की स्पीड जो है वो 0 होती है, ठीक है ना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाला जाता है, डेल वी बाई डेल एक्स या डेल वी बाई डेल जेड, जो जिससे भी रिप्रेजेंट करो। कुछ याद है इस केस में, इसमें ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है,
ठीक है, अब जरा देखिए इस लेवल की अगर बात करें तो इस लेवल में जो वेलोसिटी है वो पूरी लेयर पे सेम रहती है। ये बात याद है, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ, आप बताते जाइए, क्योंकि ऐसा है इसको पढ़े हुए आपको 1 साल हो चुका है, इसलिए हो सकता है ना ध्यान हो। एक ही लेवल पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है। अब एक ही लेवल पे कांस्टेंट रहती है, ये आप समझो फाई इक्वल टू सी से, उसी लेवल पे हो आप तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। बस ये है कि यहाँ पे एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है वेलोसिटी जो है। अब उसके बाद जब आप उसके 90 डिग्री पे बढ़ रहे हो तो 90 डिग्री पे बढ़ रहे हो तो वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो ग्रेडियंट निकल रहा है। ये ग्रेडियंट ही तो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। थोड़ा तार जुड़ रहे होंगे आपके दिमाग में, कुछ घुस रहा होगा अब, ठीक है ना। अब जाना पहचाना सा लग रहा होगा, जो नया सा लग रहा था अब जाना पहचाना लग रहा होगा। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये जो डायरेक्शन है वो उसके जस्ट 90 पे है, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है। ये बात ध्यान रखिए। अब ये मैथमेटिक्स में जो है हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली मैथमेटिक्स का यूज ही वहाँ पे किया गया है फिजिक्स में। फिजिक्स के अपनी तो अब उसकी परिकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं अपनी। वो जितना न्यूमेरिकल डाटा है, जितने न्यूमेरिकल कंसेप्ट हैं, वो तो मैथमेटिक्स से ही लेता है। तो वहाँ पे वो शॉर्ट में यूज़ किया गया है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया गया, बस काम चला दिया गया है आपका। और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड वो एक्चुअली डी वी बाई डी एक्स ही है। जब आप वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखेंगे, हायर स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स देखेंगे जाके आप 11th क्लास में, तो वहाँ पे डी वी बाई डी जेड और इस तरह से यूज़ कर लिया गया होगा। तो हम अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब उसके लेवल पे तो कांस्टेंट होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है? वो डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड ही तो है, वेग का दूरी के साथ परिवर्तन, वही ग्रेडियंट है, वही यहाँ पे परिवर्तन बताया जा रहा है। और यहाँ पे हम एक कदम और आगे बढ़ गए, किसी और दिशा में अगर मैं इधर भी चला जाऊँ तो इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो उसके लिए आपका ये तरीका बता दिया गया है। कहने का मतलब है वहाँ पे हमने एक बहुत ही छोटी चीज़ पढ़ी थी, छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था। वास्ट कंसेप्ट ये है हमारे पास, वो तो केवल एक डायरेक्शन में था, ये पूरा 3D में चल रहा है आपका हिसाब किताब। तो आप लिख लीजिए इसमें चौथा पॉइंट, किसी अन्य दिशा में फाई के परिवर्तन की दर, किसी अन्य दिशा में फाई के परिवर्तन की दर, उस दिशा में इकाई सदिश, इस दिशा में इकाई सदिश तथा डेल्टा फाई का अदिश गुणनफल होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया है आपको कि अदिश गुणनफल क्यों होता है, ये सब समझा दिया है, फुल स्टॉप। इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कहते हैं, दिष्ट अवकलज, या फिर इसको दिशात्मक व्युत्पत्ति दिष्ट अवकलज, पूरा हिंदी में नाम ये भी कहते हैं। तो फॉर्मूला लिख दीजिए। अतः अब ये आप देखिए इस डायरेक्शन में आर वेक्टर अगर दिया है, ठीक है ना, तो आर वेक्टर की दिशा में आर कैप निकालेंगे और डॉट ले लेंगे, यही तो मतलब हुआ। तो आप लिखिए फॉर्मूला नीचे, अतः आर वेक्टर की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई डॉट आर कैप। और अगर आप बस इतना ही ठीक है, आर कैप निकालना है तो आप आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है। इसको डब्बे में बंद कर दीजिए, जो ही यही फॉर्मूला हमें निकालना था। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को हटा दें, ये जो डायग्राम मैंने इधर बनाया इसे हटा दो, थोड़ा सा इसे हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है ना, तो बाकी बची लैंग्वेज ये आपकी किताब में भर रखी है। तो और वो अगर एक साथ आप 3-4 लाइनें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो कंफ्यूज होंगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, किसी और दिशा में अवकलज। तो वो एक्चुअली काम वही है, समझे हुए सारे हैं, लेकिन उनको उस तरह से एलेबोरेट करके नहीं लिखा गया है प्रॉपर्टीज़ को, और न्यूमेरिकल इन पे होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं। देखिए ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको पुरानी चीज़ों से रिलेट करना पड़ता है, और इसीलिए टाइम कंज्यूम करते हैं आपका, ठीक है ना। इसीलिए जो है वो ये चैप्टर सब ऐसे ही हैं कि मतलब समझना ज़्यादा पड़ेगा आपको, और जब आप न्यूमेरिकल या कुछ और करने बैठोगे तो कहोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो फिर वही चीज़ आपके लिए ऐसी हो जाएगी कि आप कहोगे ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, कैसे याद करें, कैसे रटें। तो ये चैप्टर समझ के ही करे जा सकते हैं, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज़ 3600 ऐसी वो चीज़ें आ जाएंगी जो आप रटते फिरोगे, और रियलिटी में वो जो है वो आप ही का कहीं का पढ़ा हुआ पार्ट होगा। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है आज कि हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर सकें, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो है फिर वो हम कल करेंगे। आप कल क्लास ज्वाइन करने से पहले आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन भी आसान लगें। ये अब आसान हो गया होगा मेरे हिसाब से, लग रहा होगा आसान। कल वाली चीज़ भी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आनी है तो आप ये वीडियो एक बार सुबह क्लास से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम ख़त्म करते हैं क्लास, ओके।